जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन। और आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं दो डिवाइस के बारे में, जिसमें एक डिवाइस का नाम है मीटर ब्रिज और एक डिवाइस का नाम है पोटेंशियोमीटर। तो मूल रूप से आज का जो वीडियो होगा वो इन्हीं दो डिवाइस के ऊपर होगा। और ये दोनों का दोनों डिवाइस जो काम करते हैं उसका जो सिद्धांत है वो व्हीटस्टोन ब्रिज से लिया गया है। अर्थात आप ये कह सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज जो हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में, पिछला जो अपना लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसी व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित ये दो डिवाइस है और ये दोनों डिवाइस उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। तो आज हम लोगों को इन दोनों डिवाइस का पूरा विस्तार पूर्वक जो है अध्ययन करना है। तो पिछले क्लास का जो आधार है उसी आधार को लेंगे हम लोग, और आज का जो भी क्लास का जो भी व्याख्या करना है हमें उन तमाम चीज़ों को समझेंगे उसी पैटर्न पर। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है मीटर ब्रिज। इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिस डिवाइस के द्वारा आप जो है ना किसी अननोन रजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब कहने का अर्थ ये कि अगर मान लीजिए आपके पास एक बल्ब है या कोई एक डिवाइस है, मान लो एक डिवाइस है, ठीक है। अगर आप उसका प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं कि इसका प्रतिरोध कितना है, अगर आप उसका प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं तो उसका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो आप बहुत ही आसानी से, सरल तरीका से, अगर आपके पास ये मीटर ब्रिज जैसा कोई डिवाइस आपके सामने अवेलेबल हो तो। लेकिन इस डिवाइस को प्रयोग करने के लिए भी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरली आना चाहिए। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो फिर आप इस डिवाइस का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। तो पहले आप देखो इस डिवाइस में है क्या क्या चीज, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। देखिए इसमें जो है आपको दिख रहा होगा दो मेटल का जो एल शेप आपको दिख रहा है, स्ट्रिप इसको बोलते हैं, मेटल का स्ट्रिप, मेटालिक स्ट्रिप, ठीक ना। ये एल शेप का है, ये मेटल का है, ध्यान रखना। और ये एल शेप जो है दोनों को कुछ दूरी से आप सेपरेट करो और इसके बीच में एक जो है ना और मेटल का एक प्लेट इस तरह से लगा दो। ये बीच में जो देख रहे हो आप, ये मेटल का ही प्लेट है, धातु है, यानी कि कंडक्टर होगा ये। अच्छा, अब ये पूरे सिस्टम को ऐसे अरेंज कर दिए तो मेटल प्लेट का जो नीचे वाला पॉइंट जो देख रहे हो, ये जो नीचे वाला आपको पॉइंट दिख रहा है, ये दोनों के जगह पे जो था ना तार को कसने के लिए नट जो है लगा रहता है। तो इसके बीच में जो है 1 मीटर का एक लंबा तार इसमें लगा देते हैं, 1 मीटर का लंबा तार। ये तार बना होता है दो तरह के मटेरियल्स का, एक या तो मैग्नेनन, एक मटेरियल का नाम है, मिश्र धातु है एक्चुअल में ये, या फिर कॉन्स्टेंटन का। ये दो तरह के जो मिश्र धातु हैं, इन दोनों मिश्र धातुओं का तार, दोनों में से किसी एक का तार का आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। और उस तार का इस्तेमाल करने का जो रीजन है वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे ना, तो टेम्परेचर चेंज होने के बाद इसके रेजिस्टेंस में बहुत ही माइन्यूट सा चेंज होता है, बहुत कम चेंज होता है, जिसकी वजह से इसके रजिस्टिविटी पर, इसके रेजिस्टेंस पर ज़्यादा असर नहीं करेगा। सीधी सी बात है। आप याद कीजिए ओम का नियम जब आप लगाते हैं V बराबर IR, तो ओम के नियम में टेम्परेचर को कांस्टेंट माना जाता है। अगर आपने किसी वायर से करंट गुजारा है तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर जो है ना वो कॉलिजन की वजह से होने का, माने टेम्परेचर बढ़ने का जो है चांसेस हो सकता है। तो उस केस में ओम का नियम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई जो है वो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग ऐसे मटेरियल का तार चुनते हैं जिसके ऊपर टेम्परेचर का असर बहुत कम हो। बात समझे कि नहीं। तो उसमें आपका एक मटेरियल जो है मैग्नेनन आता है, एक कॉन्स्टेंटन आता है, इसके ऊपर में कम असर पड़ता है, इसी वजह से इसी वायर का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि ये तार क्यों इस्तेमाल करते हैं। चलिए, लेकिन ये तार का लंबाई कितना होना चाहिए, 1 मीटर का होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज हुआ है। बात समझे। वैसे इसी आधार पर इसका नाम जो है मीटर ब्रिज कहा गया है। अच्छा, ये जो आप तार देख रहे हो, इस तार के नीचे एक स्केल लगाया जाता है और ये स्केल भी जो है ना ये 1 मीटर का होता है। माने हमको मेजरमेंट करने में सुविधा हो, नीचे अगर स्केल लगा है तो हम जो है ना आगे जा करके ये जो डिवाइस आपको देख रहे हो तीर के जैसा, इसको बोलते हैं जॉकी। जॉकी को आगे पीछे खिसकाएंगे तो कितना दूरी पर, शुरू से कितना दूरी पर ये जॉकी हम रखे, ये डिस्टेंस को मेजर करने में हमको ये नीचे वाला जो स्केल है ये बहुत हेल्प करेगा। हाँ, समझे कि नहीं। तो इसीलिए नीचे में स्केल लगा दिए। आप डिवाइस समझ गए। सबसे पहले दो मेटल का स्ट्रिप लगा दिए एल शेप का, ठीक है, मेटल का, धातु का। इसके बीच में ही धातु का ही एक प्लेट है और
ये जो दूगो गैप बना, ये दोनों गैप में हम लोग रजिस्टेंस डाल देते हैं। एक में जो रजिस्टेंस होता है ना, आप मान लो इसका रजिस्टेंस जो है यहां पर जो एक डालेंगे, लेट अस सपोज यहां पर जो एक रजिस्टेंस हम लोग डालेंगे, इस रजिस्टेंस का मान है आर। और याद रखिएगा ये जो आर है ना, ये नॉन रजिस्टेंस है। आर का मतलब होता है नॉन रजिस्टेंस, नॉन रजिस्टेंस, नॉन रजिस्टेंस। इसको आप क्या बोलोगे? ज्ञात प्रतिरोध। माने इसका वैल्यू हम लोगों को पहले से मालूम है। और एक जो यहां पर रेजिस्टेंस लगाएंगे, इसको हम एक्स बोल देते हैं, और इस एक्स का मतलब हम यहां पर लिख लेते हैं अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। अच्छा, अननोन रेजिस्टेंस का मतलब तो आप समझ गए, इसको बोलेंगे अज्ञात, यानी कि जिसका वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है। और अभी आपको हमने एक बात बताया, हमारा ये जो मीटर ब्रिज होगा, अगर नहीं है तो आप इसको समझ लो पहले। हमारा जो मीटर ब्रिज जो होता है, ये बेसिकली किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास एक बल्ब है या कोई अन्य इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपको उसका प्रतिरोध जानना है, मान लो उसका प्रतिरोध आपको जानना है, तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आप इस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। तो एक नॉन रेजिस्टेंस जो है ये कैसे लाओगे आप, जिसका प्रतिरोध पहले से पता है। मार्केट में एक बॉक्स आता है जिसको रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं हम लोग। तो रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है ना, ऐसा कुछ होगा जिसमें कुंजी लगा रहता है, ऐसे की लगा रहता है कई, इसको जो है आप खोल सकते हो, यानी इसको पकड़ के खींचोगे तो वो खुल जाएगा। तो जैसे ही की आप बाहर खींचते हो, अब मान लो अगर ये 5 ओम वाला चाबी है, ये 10 ओम वाला चाबी है, अगर आपने 5 ओम वाला चाबी खींच दिया, इसका मतलब ये होता है कि 5 ओम वाला प्रतिरोध अब एक्टिवेट हो गया, 5 ओम का प्रतिरोध उस पर काम कर रहा है। तो हम आपसे अगर पूछेंगे कि रेजिस्टेंस बॉक्स का एगो अगर 5 ओम वाला की खींच दिए तो नॉन रेजिस्टेंस कितना, तो 5 ओम। तो ये बात आपको जानकारी में रहेगा, इसीलिए रहेगा क्योंकि इसके बीच में जो नॉन रेजिस्टेंस होता है ना, इसके जगह पर यही बॉक्स जोड़ा रहता है। तो ई वाला जो है जानकारी हम लोगों को रहता है, एक्स का जानकारी नहीं है। यानी कि यहां पर आप बल्ब जोड़ेंगे या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसका आपको ज्ञात करना है, उसको आप यहां पे जोड़ेंगे। बाकी तो 1 मीटर का लंबा तार है, ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है बात? अच्छा, इतना आपने समझ लिया। अब हम करते क्या है कि ये जो बीच में प्लेट लगा, प्लेट के बीच में भी यहां पर नट कसने वाला रहता है, हर जगह पे रहेगा जहां जहां तार जोड़ना हो। यहां से एक गैल्वेनोमीटर को तार से जोड़ते हुए एक जॉकी जोड़ देंगे। जॉकी जो होता है एक डिवाइस है, ध्यान रखना, जॉकी जो है एक डिवाइस है जिसको आप आगे पीछे इस तार के ऊपर में स्लाइड करवा सकते हैं, फिसला सकते हैं। आप फिसला दोगे तो ये ऐसे करके पकड़ भी लेगा उसको, इस तरह से जो है इसको पकड़ भी लेगा, ठीक ना। तो इससे फायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए हम इसको खिसकाए, यहां पर इसको रोकना है, तो इसको छोड़ दो, वो उसको पकड़ लेगा। तो जॉकी जो होता है एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप आगे पीछे खिसका सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको जब आप जोड़ोगे ना इससे, तो इसमें जो है करंट सप्लाई होगा, समझे। अच्छा, अभी करना क्या है, पहले तो हम ये वाला जो बात है इसको उधर कर लेते हैं, क्योंकि हमको अब इसमें जोड़ना है बैटरी, ठीक ना। ये जो हमारा ये पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा निश्चित तौर पे। देखिए, इसमें हमको जो है जोड़ना है क्या चीज, बैटरी। चलो सही है, इसमें हमको जोड़ना है बैटरी। देखिए, आप क्या कीजिए, इसके साथ जो है ना एक सेल जोड़ दीजिए। अच्छा, सेल जोड़ोगे तो फायदा क्या होगा, सेल जोड़ने का फायदा ये होगा कि इसमें अब करंट चलेगा। मान लीजिए इसका ईएमएफ है कुछ, अब जैसे ही इसमें करंट दोगे तो सीधी सी बात है कि ये करंट यहां पर आने के बाद 2 भाग में बटेगा ऐसे। ये जो आप देख रहे हो ये एक ब्रिज बन जाएगा, ये जो देख रहे हो ये एक ब्रिज बन जाएगा। इसका मतलब इसमें करंट इसमें भी आएगा। अच्छा, हमको करना ये होता है कि जॉकी को खिसकाना होता है आगे पीछे। एक बात याद होगा अगर आप लोगों को, तो ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, रो एल बट्टा एरिया। एरिया तो कांस्टेंट है, यहां पर तार का मोटाई तो हम लोग घटा बढ़ा रहे नहीं है। अच्छा, रो जो है ये भी कांस्टेंट है। अगर आप आगे पीछे अगर लंबाई पर खिसकाओगे तो ऊपर में 2 रेजिस्टेंस, नीचे में भी आपको 2 रेजिस्टेंस मिल जाएगा।
क्योंकि तार अगर इधर करोगे तो इधर वाला रेजिस्टेंस कुछ और होगा, उधर वाला कुछ और होगा, तार के लंबाई के कारण रेजिस्टेंस बदलेगा इस फार्मूला के हिसाब से। तो इससे अगर आप देखोगे ना तो व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का कुछ बनता हुआ आपको जो है यहां पर दिखेगा। कैसे दिखेगा? देखो हम इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज बना करके आपको दिखा रहे हैं, और इसका फायदा क्या होगा आप समझ लेना। देखो हम इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लो एक रजिस्टर जो है यहां पर लगा दिए, एक रजिस्टर जो है हम यहां पर लगा दिए ऐसे। इसके बाद हम लोग एक रजिस्टर यहां पर लगा दिए, एक रजिस्टर हम लोग यहां पर लगा दिए। इसके बीच में जो है गैल्वेनोमीटर है और यही जॉकी इस पर जो है घूम रहा है। आप ऐसे समझो जॉकी जो है इसके ऊपर में आगे पीछे तार पर घूम रहा है। ये जो है मान लो ये तार है, ये जो है वो तार है मान लेते हैं। तो एक रेजिस्टेंस आपका इधर जो है वो आर होगा, ये रेजिस्टेंस एक्स होगा। ध्यान से देखना आप, ई दुगो को यहाँ पर रख दिए, ई जहां पर खिसकाओगे तो बीच में जब बटेगा ना कुछ तो ई दुगो को नीचे लगा दिए, एकड़ा बीच में आपका ये गैल्वेनोमीटर है। एकदम सही है, यही रहेगा। अच्छा अब आपका काम क्या है, ये जो दुगो पॉइंट आप देख रहे हो, ये दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेल जोड़ देंगे। ये जो सेल है वो इसके बीच में जोड़ देंगे। अच्छा सेल अगर जोड़ोगे तो स्वाभाविक बात है इसमें करंट चलेगा। अच्छा ऐसा मान लेते हैं हम कि जब इसको आगे पीछे खिसकाओगे तो इधर भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इधर भी होगा। इधर वाला रेजिस्टेंस को R1, इधर वाला को R2 मान लो। मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं। ये हम लोग निकाल लेंगे अभी लंबाई के आधार पर जो है इजी वे में निकाल लेंगे। तो खैर अभी मान लो R1 R2, लेकिन अननोन रेजिस्टेंस कौन है हमारा X, हमको निकालना इसका है। माने कहने का मतलब बाकी सबका जानकारी हमको रहेगा पहले से। अब कैसे रहेगा समझ लेना। एगो का तो कैसे रहेगा बता दिए, कैसे रहेगा, रेजिस्टेंस बॉक्स है वो। ये दोनों का कैसे रहेगा, अब आप जरा सोच के देखिए। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको पढ़ाया गया था कि अगर इसके बीच में करंट नहीं जाएगा, अगर इसके बीच में करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब इन दोनों का, ये जो दोनों है और ये दोनों का जो रेशियो है वो आपस में बराबर होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में तो यही पढ़ाया गया था। हम कैसे पता करेंगे कि इसमें करंट गया है कि नहीं गया है, इसी के लिए इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें माने जिसके द्वारा आप थोड़ा सा भी करंट का मात्रा होगा ना उसको भी आप माप लीजिएगा, मेजर कर लीजिएगा। एकदम पॉइंट में भी अगर करंट गया मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर तो उसको भी बता देगा। तो हम क्या करते हैं ना, जॉकी को आगे पीछे खिसकाते हैं कि पूरे लाइन पर ये जो पूरा तार है, तार पर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट दिख जाएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा, माने उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब उसमें कोई करंट नहीं आया है। तो आप इसको आगे पीछे खिसकाओगे ना तो कहीं ना कहीं आपको वो पॉइंट दिख जाएगा। मान लो ये पॉइंट है एक, ई वाला पॉइंट यहां पर एक देख लो, जहां पर इसका डिफ्लेक्शन बताया 0, इसका मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पर ये पूरा सिस्टम व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अच्छा व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया तो हमारा फायदा है, अब ये दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो अब बताइए जॉकी जिस पॉइंट पर जाकर के नल डिफ्लेक्शन, इसमें कोई भी विक्षेपण नहीं बताया, क्या इधर से हम नहीं नाप सकते हैं कि कितना दूरी पर है, ये मीटर स्केल लगा हुआ है नीचे। ये अगर पता हो गया तो ये भी पता हो जाएगा, क्योंकि मालूम है हमको। अगर पता चल जाए कि मान लो ये L है यहां से यहां तक, तो शेष दूरी जो होगा सेंटीमीटर में अगर लिखो तो 100 माइनस L नहीं हो जाएगा। 100 क्यों लिए, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर में। तो अब बताइए आपको पता हो गया जॉकी से पहले, जॉकी जो है इसका नाम अगर रख दो AB और बीच में है जॉकी, तो A से जॉकी के बीच का लंबाई हमको मालूम है, जॉकी से B तक का लंबाई हमको पता है। ये दोनों लंबाई से R1 R2 रेजिस्टेंस निकल जाएगा, फार्मूला हम देख चुके हैं पहले। ई रेजिस्टेंस पहले से मालूम है, X हमको निकालना है, और हमको ये बात का जानकारी हो गया कि एकरा बीच से कोई करंट नहीं जा रहा है। जब इसके बीच से कोई करंट नहीं जा रहा है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया तो X निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। तो आप हमारे ख्याल से समझ चुके होंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यह तरीका है निकालने का। समझ गए बात को? अच्छा
अगर इसमें आपको कुछ बातें अगर लिखना हो तो पहले तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत काम का चीज है, बहुत काम आएगा। फॉर्मूला अब लिखेंगे हम, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ये जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलो ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलिए अब हम लोग आगे जो है पॉइंट, जो बात हम लोग को भाषा में लिखना होता है थोड़ा बहुत, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। वही बात लिखे हैं जो अभी बोले हैं। हिंदी वाले हो तो हिंदी में ले लो, पहले तो इंग्लिश वाले ले लो अपना स्क्रीनशॉट। हिंदी वाले अगर आप हैं तो हिंदी में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वही भाषा में आप वैसे, माने जरूरी नहीं है कि हम जो बात लिखे एकदम लाइन बाय लाइन वही आप उतारो। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि क्या क्या आपने किया था, क्या लगाया था, किसको कैसे जोड़ा था। मेन जो इसका जो आइडिया होता है ना, वो आइडिया आपको आना चाहिए। माने पूरे कहानी का क्या मेन आइडिया है ये आपको आना चाहिए। तो मीटर ब्रिज का मेन आइडिया क्या था? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। और फाइंड आउट करने का मेन जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? व्हिटस्टोन ब्रिज। तो व्हिटस्टोन ब्रिज वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अब यहाँ पर हम दोहरा रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि दोबारा हम वो डायग्राम बना लेते हैं जो व्हिटस्टोन ब्रिज वाला आपके सामने हम बना करके दिखाए थे। बना लो ये डायग्राम को दोबारा, ऐसे हम बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें तो हम लोग सेल को जोड़ ही दिए थे, ऐसे सेल को हम लोग जोड़ ही दिए थे। ई रजिस्टेंस को R2 मान लिए थे, इसको R1 मान लिए थे। ई तो जानकारी में था, ई अननोन था। इसके बीच में हम लोग एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, ये तो जॉकी था। जब इसमें से करंट गेवे नहीं किया तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं इफ आई जी का मतलब इसमें से आने वाला करंट, इफ आई जी इक्वल टू 0, माने गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट अगर 0 हुआ तो क्या होगा? R डिवाइड बाई एक्स बराबर, यहां से लिखिएगा क्या चीज? R1 बट्टा R2, ठीक है। और नहीं हो तो बगल में कम से कम ये जो है लिख लेना आप लोग, फ्रॉम बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज, फ्रॉम बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस था तो यही फॉर्मूला लगता है। अच्छा, अगर आप इसी फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना चाहो, क्योंकि R1 R2 तो मालूम था नहीं, लेकिन याद हो तो ये R1 का लंबाई L था, इसका लंबाई 100 माइनस L था। अभी जस्ट हम दिखाए हैं आपको। तो फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं रो, यहां पर नहीं हो तो लिख लेना। हम लोग रेजिस्टेंस बराबर, चूंकि फॉर्मूला जानते हैं कि रो L बट्टा एरिया, ये फॉर्मूला मेन होता है। हम अगर फॉर्मूला लगावे पहला रेजिस्टेंस के लिए, ठीक ना, अब पहला रेजिस्टेंस के लिए अगर लगाओगे आप, चलो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, तो R डिवाइड बाई एक्स, इसका अगर लगाओगे तो रो L बट्टा एरिया, यही लगेगा। अच्छा, नीचे वाला के लिए लगाओगे तो रो 100 माइनस L बट्टा एरिया। एरिया तो दोनों का सेम रहेगा, खाली लंबाई दोनों का अलग अलग होगा। क्यों होगा हमारे ख्याल से आप समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार दिखा देते हैं। हम कहे कि इसका बैलेंसिंग पॉइंट कुछ लंबाई पर है, ये तो हम देख लिए ना। ई वाला लंबाई पता है तो R1 रजिस्टेंस ई लंबाई से निकलेगा, R2 रजिस्टेंस इससे निकलेगा। एरिया सेम रहेगा। अब मटेरियल जब सेम है तो रो भी सबका सेम रहेगा। तो इस हिसाब से अब फॉर्मूला यहां से अगर निकालिएगा तो हमारे ख्याल से रो और रो तो पहले कटेगा, एरिया से एरिया कटेगा। तो अब यहां से बताइए R बट्टा एक्स बराबर, ऊपर में बचेगा L और नीचे में बचेगा 100 माइनस L। हमको क्या चाहिए? X। तो X का फॉर्मूला क्या होगा? 100 माइनस L डिवाइड बाई L इंटू R। सही लिखे हैं? तो ये जो फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूला के माध्यम से हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस प्रतिरोध का जानकारी हमें नहीं है उस प्रतिरोध का जानकारी हम लोग इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन गया। किसके लिए? तो ये फॉर्मूला आया है कहां से?
व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से, लेकिन किस डिवाइस का? तो मीटर ब्रिज का। तो मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से आप किसी भी अननोन अज्ञात प्रतिरोध का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिवाइस का खासियत है और ये डिवाइस का इस्तेमाल करने का तरीका। हम उम्मीद करते हैं कि पूरा बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको अपना नोट्स में शामिल कर लीजिए और रिवाइज करने में ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, इसीलिए एकदम फ्रेश और बढ़िया से बात को आप लिखना, ठीक है। और अब इस पर जो है क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखो, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अगर देखिए तो अधिकतर टाइम ये जो क्वेश्चन जो पूछा है ना, उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया है। पहला तो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया है, दूसरा इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा है, तो इसके कॉन्सेप्ट से भी इससे भी ऑब्जेक्टिव निकाल चुका है, ठीक ना। तो पूरा बात आपको एकदम ओवरऑल जो होता है वो जानकारी होना चाहिए। आइए देखते हैं हम इस पर एक न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब हमें नहीं पता कि कितना नंबर क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का है। इसमें कहा यह है कि मान लीजिए आपके पास एक मीटर ब्रिज है और मीटर ब्रिज का पूरा डायग्राम आप देख सकते हो, आपके सामने है। अब इसमें कह रहा है कि इसका रेजिस्टेंस जो नॉन है 12.5 ओम है, जो अननोन है वो एक्स है, ये तो निकालना है। कहता है कि मीटर ब्रिज में बैलेंस पॉइंट जो है ना इसका वो 39.5 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से यहां तक का जो लंबाई है, ये लंबाई आपको दे रखा है 39.5 सेंटीमीटर। ये लंबाई आपको दे रखा है, ठीक है, ये लंबाई आपको दे रखा है। और कह रहा है कि बताइए एक्स का मान क्या होगा। इसको आगे पीछे खिसकाया होगा, तो खिसकाया होगा तो जी का वैल्यू जब तक माने डिफ्लेक्शन जब तक जीरो नहीं बताएगा तब तक तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंडीशन लगा नहीं सकते हैं। यहां पर बोल दिया कि इस पर ये बैलेंस पॉइंट है, माने यहां पर ये नल डिफ्लेक्शन दिखाया होगा, तो बताइए एक्स का मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, हम लोग अभी अभी जस्ट पढ़े हैं कि एक्स का मान निकालने के लिए हमारे पास फंडा है 100 माइनस एल बट्टा एल और इंटू आर। आर माने दिया हुआ रेजिस्टेंस, जो दिया हुआ रेजिस्टेंस है इसको आर बोलते हैं। तो जो दिया है देख लो, इस पर बैठा दो तो आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत इजी वे में आ जाएगा। तो 100 माइनस 39.5 एल का मान है और फिर 39.5 भागा में और इंटू 12.5 रेजिस्टेंस का मान दे रखा है। अब इसी को सॉल्व करना है। अच्छा, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 100 में से ऐसे 40 घटाओगे तो 60 बचता है ना, लेकिन 0.5 जो है इसमें एक्स्ट्रा होगा। आप यहां पर क्या करना, इसको 60.5 कर दो, हमारे ख्याल से सही है। और नीचे में आपका तो 39.5 ही रहेगा इंटू 12.5, ठीक है। अब ये दशमलव से ये दशमलव उड़ेगा, इसको अगर हटाओगे तो नीचे में 10 आएगा। अच्छा, इसको काट कूट करो, गुना भाग करो, हम तो कैलकुलेटर के थ्रू कर देते हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल नहीं करना। परीक्षा में आपको जो है कैलकुलेटर अलाउड है नहीं, ठीक है। हमें जल्दी बताना है, इसलिए हम आपको जो है ये कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं, ठीक ना। तो आपका यहाँ पर आ गया 112.5, अच्छा 125 है ना। इसको डिवाइड करना है आपको कितना से, तो 19 दशमलव समथिंग करके ऐसा करके आपको वैल्यू जो है वो दे रहा है 19.14 ओम। आप वैसे चेक कर लेना एक बार जरूर, यही इसी के आसपास जो है आपका सॉल्यूशन दिखा रहा है, ठीक ना। तो ये वैल्यू आ जाएगा और यही आपका आंसर हो गया। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे यही क्वेश्चन पूछता है, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। तो आपका ये जो जो प्रश्न हमने आपको अभी दिखाया ये इसी पर आधारित क्वेश्चन था, है ना। तो एक तो डिवाइस आपका ये रहा जिसको आप मीटर ब्रिज बोलते हो। इसका भी अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लगाइए और इसको भी आप अपने कॉपी में नोट करके रख सकते हैं ताकि रिवीजन करते समय आपको ये ध्यान दिला दे। थोड़ा सा ध्यान इस पर जाना चाहिए विशेष तौर पे। चलिए
अगला जो डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम है पोटेंशियोमीटर। देखो पोटेंशियोमीटर का सारा चीज जो है सेम वैसा ही चलता है, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है, देखो परिवर्तन ये होता है कि पोटेंशियोमीटर में आप जब नीचे जो तार जोड़ते हो ना कॉन्स्टेंटन या मैग्नेटन का, तो लगभग जो होता है ना माने 8-10 मीटर का तार जोड़ते हैं, थोड़ा ज्यादा लंबा तार जोड़ते हैं, 1 मीटर का नहीं जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ने का तरीका कुछ ऐसा होता है, काट 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 के ऐसे करके जोड़ देता है। इस तरह से जो है एक साइड से इधर से जोड़ देगा, इधर से एक सेल जोड़ देगा, एक इसके बीच में रोहेस्टर यानी जिसका रेजिस्टेंस चेंज होते जाए वो जोड़ दिया जाता है। इसका ईएमएफ मान लो कुछ है ई, ऐसे जोड़ देते हो। तो ये जो डिवाइस होता है ना, इस डिवाइस का यानी कि विभव मापी का ये पहला या कह दो कि ये प्राथमिक जो कंडीशन है वो ये है, डिवाइस बनता ऐसे है। अब इसी डिवाइस के साथ अलग अलग तरीका से जोड़ जाड़ करके हम लोग सेल का ईएमएफ निकालते हैं, फिर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, और दो सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आप समझ लो पोटेंशियोमीटर का काम क्या है, विद्युत वाहक बल निकालना। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल निकालने के लिए जिस डिवाइस का आप इस्तेमाल करते हो वो क्या होता है, पोटेंशियोमीटर होता है। एक तो इसका काम ये रहा, दूसरा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, ये भी इसी का काम है। इसके अलावा सेल का कंपैरिजन करना, वो सेल का जो ईएमएफ है उसका कंपैरिजन करने का काम भी इसी का होता है। लेकिन इसका जो प्राथमिक सर्किट है, प्राथमिक परिपथ है, वो ऐसा होता है। अच्छा, बार बार डिवाइस को अगर ऐसे हम बनाएंगे तो देखने में थोड़ा अजीब टाइप का लगेगा, इसीलिए ये सब तार को मिला करके हम मान लेते हैं एगो जो तार है इसका लंबाई कुछ होगा। मान लो आप यहां पर इसका जो लंबाई है, इसका लंबाई मान लो L है, और तार का जो रजिस्टेंस है वो R0 है, ऐसा मान लो। सारा तारा माने कंडीशन देख लो तो वही है, जो कंडीशन उधर आपको बताएं वही है। तो ये इसका प्राथमिक जो सर्किट है ना वो प्राथमिक सर्किट बन गया। अच्छा, अब प्राथमिक सर्किट में करना क्या है, अगर आप इसमें देखो सेल है तो स्वाभाविक बात है कि सेल की वजह से इसमें कुछ ना कुछ करंट आएगा, इसमें कुछ ना कुछ करंट आएगा, और जो भी करंट आएगा अगर आप चाहे तो वो करंट का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। माने सेल से कितना, इस सेल की वजह से प्राथमिक जो परिपथ बना ना इसमें हम निकाल सकते हैं कि कितना करंट चला। अच्छा, अभी हम लोग कोई अलग से डिवाइस प्रयोग करके उसका कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम पहले आपको बता दिए कॉन्स्टेंटन मैग्नेटन के तार से ये भी बना है, मीटर ब्रिज भी था। लेकिन मीटर ब्रिज और इसमें फर्क ये है कि इसमें तार का लंबाई तो पहली बात जो है वो ज्यादा रहेगा, दूसरी बात ये है अच्छा फिक्स नहीं है इसमें, 1 मीटर 8 मीटर 10 मीटर फिक्स नहीं है, तो इसीलिए हम इसका लंबाई L मान लिए, इसका रजिस्टेंस R0 मान लिए। दूसरी बात इसका काम अलग है, पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, सेल के ईएमएफ का कैलकुलेशन करेगा, सेल के ईएमएफ का कैलकुलेशन करेगा, ये काम है इसका। इसके अलावा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताएगा, इसके अलावा दो सेलों के बीच का जो ईएमएफ होगा उसका कंपैरिजन करके बताएगा। ये मूल काम है इसका, तीन जो है मेन काम है। तो पहले तो हम ये जान ले कि इसका जो प्राथमिक सर्किट है वो कैसा है, तो आपको हमने बता दिया। अब इस प्राथमिक सर्किट से करंट कितना निकलेगा, ये करंट का कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि इससे करंट आया I, हम इस I का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम कहता है V बराबर IR होता है, ये तो ओम का नियम कहता है। यानी कि आप पूरे सर्किट में कितना पोटेंशियल देते हैं, कितना विभव देते हैं। तो एक्चुअल में हम यहाँ पर मान लेते हैं सप्लाइड टोटल जो ईएमएफ है वो E है, ऐसा मान लेते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि पोटेंशियल के जगह पे E लिख देंगे। करंट कितना है, ये करंट तो हमको खैर यहाँ से फाइंड आउट करना है तो I लिख लेते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस देखो तो एक ये है एक ये है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो RH प्लस R0 आएगा। माने RH का मतलब रेजिस्टर का रेजिस्टेंस और ये जो तार है उसका रेजिस्टेंस। तो जो भी आवे आप इसको अगर उठा के इधर फेंक दो तो I का वैल्यू E बट्टा RH प्लस R0, ये करंट का मान आ जाएगा। करंट का वैल्यू जो है पूरे सर्किट से जितना जा रहा है वो निकल जाएगा। अच्छा, अगर आपको कभी ये पूछ दे कोई
कि बताइए ये जो तार है ना ए और बी, इसका नाम इसका भी रख दो। ए और बी के बीच का अगर विभवांतर अगर आपसे पूछ दे तो वो विभवांतर भी आप निकाल सकते हो, चूंकि इसका रेजिस्टेंस R0 है, इससे भी करंट वही जा रहा है, तो हमको पता है करंट का मान। तो फिर से ओम का नियम लगाओगे, सीधे तौर पर हम यहां पे बोलेंगे 4VAB। अगर पूछे तो, ऐसे ही जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, हमको ये वाला निकालना कंपलसरी था क्योंकि इसी के थ्रू आगे का बात होगा। तो हम अगर VAB, ए और बी के बीच का विभवांतर चाहते हैं तो फिर से ओम का नियम लगाएंगे, है ना। VAB निकालना है, ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये निकालने के लिए I इंटू आर, आर इसका कितना है R0, आई का मान आप यहां से उठा के रख दो तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। ई आपका हो जाएगा ई इंटू R0 डिवाइड बाई RH प्लस R0। ये हमारा जो है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा वो यहां से मिल जाएगा। ठीक है, एक तो हमारा ये है, एक एक्स्ट्रा काम आपको दे दिए यहां पर, लेकिन ये काम करना जरूरी है। अच्छा, अब क्या है, प्राथमिक परिपथ जो आपने बनाया, मूल रूप से जो हमारा डिवाइस है, जो डिवाइस आपने बनाया उसी को बोलेंगे प्राथमिक परिपथ। इससे जो करंट आएगा वो करंट का फॉर्मूला आपके सामने यहां पर आ गया। हालांकि ये सब आपको दिया रहेगा, ई दिया रहेगा, रेजिस्टर का वैल्यू दिया रहेगा, रेजिस्टेंस दिया रहेगा, इसका मतलब करंट का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा जो हमको पहले से पता होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा डिवाइस तो वही है, वही डिवाइस बार बार इस्तेमाल करेंगे सेल का ईएमएफ निकालने में, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने में या कुछ और निकालने में। तो हमारा जो डिवाइस है पोटेंशियोमीटर, उसका तो सारा व्यवस्था हमको पहले से पता रहेगा, तो इसीलिए इसको हम बोल देंगे ये कांस्टेंट होगा। चलिए अब इसका प्रयोग करते हैं। हमारा ये जो पोटेंशियोमीटर बना, ये डिवाइस प्राथमिक सर्किट, इसका अब प्रयोग करते हैं। तो पहला प्रयोग किसमें करेंगे, सेल का ईएमएफ निकालने में। एक पहला जो प्रयोग करेंगे हम लोग सेल का ईएमएफ निकालने में। तो हमारा पॉइंट फिर से वही रहेगा, इसको ए और बी मान लो, ये तार है, ध्यान रखना, ये रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस फिर से आप इसका लंबाई L, रेजिस्टेंस R0 मान लो। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, देखो सेल इसमें जुड़ा हुआ है, हम क्या करते हैं कि बाहर से कोई सेल जोड़ते हैं और इस सेल के साथ गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं, फिर इसमें एक जॉकी जोड़ते हैं, ठीक ना, जॉकी जोड़ते हैं। अब क्या करना है आपको, मान लो इसका ईएमएफ जो है वो ई है, मान लो ईएमएफ इसका जो है वो ई है। अब जरा सोचो, ये जो जॉकी है ना, जॉकी को आगे पीछे खिसकाओ तो फिर से आपको यहां पर कहीं ना कहीं इस लाइन पर कोई ना कोई एक पॉइंट मिलेगा जिसमें गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब ये होता है कि इससे कोई करंट चल नहीं रहा है, इससे कोई करंट नहीं चल रहा है। इससे अगर कोई करंट नहीं चला, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर मान लो ये वाला पॉइंट को जे बोल देते हैं, मान लो जे पॉइंट का यहां पर आने के बाद पता चला इसमें से किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं आया, माने कोई ये विक्षेप नहीं दिखाया, इसका मतलब जे पॉइंट और ए पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, बराबर होगा, तभी तो करंट नहीं चलेगा। या आप ऐसे बोल दो कि उसमें से कोई डिफ्लेक्शन वो दिखा नहीं रहा है, इसका मतलब है कि उसमें से करंट फ्लोएशन क्या होगा, रुक जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, यहां पर आपको ये बात बताना है, माने ये बात ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल बराबर होने के बाद करंट कहीं नहीं फ्लो करता है। तो एक बात बताइए, अगर आपसे पूछे कि ईएमएफ कितना इस सेल का, तो जितना ए और जे के बीच का विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या वही ईएमएफ होगा? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप किसी को रखोगे, या ये कह दो कि जब आप किसी को इस तरह से जोड़ते हो तो कॉम्बिनेशन में यहाँ का पोटेंशियल बराबर है, इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो ना, इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस वही इसका ईएमएफ। इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, इसका ईएमएफ अपने आप निकल जाएगा। तो उसके लिए पहले आपको पता करना पड़ेगा ए और जे के बीच का रेजिस्टेंस कितना है, तब पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हो। तो यहां पर लिखेंगे RAJ, ए और जे के बीच का रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो ये रेजिस्टेंस कितना होगा, ये रेजिस्टेंस होगा R0 बट्टा L इंटू L। मान लो यहां से यहां तक का लंबाई अगर L है तो इतना होगा। अब कहोगे ये कहां से ले आए आप, ये लाने का तरीका क्या है, आप एक एक नियम लगाइए, एक एक नियम। चूंकि आप देखो L लंबाई में जो रेजिस्टेंस होता है टोटल वो R0 है,
इसीलिए एक लंबाई में रेजिस्टेंस लाओगे तो R0/L होगा। इसीलिए L स्मॉल l लंबाई में निकालोगे तो R0/L इंटू L होगा। ऐसे ही तो निकालते हैं। तो A और J के बीच का रेजिस्टेंस जो है कुछ इसी प्रकार से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आपका आ गया। ठीक ना, डायरेक्ट ये रेजिस्टेंस आप निकाल लो। चलो, अब रेजिस्टेंस आ गया। अब हमको A और J के बीच का विभवांतर चाहिए, तो हम यहां पर लगाएंगे ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। फिर से हम लोग यहां पर ओम के नियम में आएंगे। ठीक है, ओम के नियम से। ठीक, तो ओम के नियम से जो है हम यहां पर बात करेंगे पहले। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम फिर से कहता है V बराबर आई आर। देखिए, इससे तो करंट चलेगा, इससे नहीं जाएगा। ठीक ना, तो इससे जो करंट चलेगा वो करंट तो आपको पहले से पता है, वो आई का मान पहले हम लोग लिख चुके हैं, नहीं हो तो उसको वापस ले आएंगे दोबारा। देखो, तो बेसिकली आप ऐसे समझो, यहां से ये जो आपका जो ये आएगा, ये ए और जे के बीच में आएगा, और करंट का मान हम लोगों ने अभी देखा था ई और बट्टा आर एच प्लस R0, ऐसा करके हम लोगों ने निकाला था। और ये जो आप निकालोगे ना आर, ये आर ए और जे के बीच में का चाहिए। ए और जे के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो भी हम लोगों ने निकाल रखा है। तो VAJ ये बराबर जो आएगा E बट्टा RH। ये कहां से लाए हैं मालूम है? पिछला जो है उसमें देख लेना, स्लाइड में हम बता रखे हैं। इसका जो वैल्यू है वो आप लिखोगे R0/L इंटू स्मॉल l। ठीक है, तो गौर करो आप पूरे डाटा में, क्योंकि यही हमारा EMF देगा। आपको हमने बताया है कि अगर ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाए तो इसमें से करंट नहीं चलेगा। अब एक बात बताओ, यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा AJ के बीच का, क्या वही EMF के बराबर होगा? तो इसके जगह पे आप EMF लिख दो। अच्छा, गौर करो कि पूरा का पूरा वैल्यू कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को K बोल दो, और यही L केवल जो है वेरिएबल होगा, चेंज होगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ, आपको हमने पहले ही कहा है, इससे कितना करंट जाएगा ये हमको जानकारी में रहेगा। तार का रेजिस्टेंस कितना है ये भी जानकारी में रहेगा, तार का लंबाई कितना है ये भी टोटल जानकारी में रहेगा। लेकिन कहां पर बैलेंस होगा ये हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे खिसकाओगे तो गैल्वेनोमीटर जहां डिफ्लेक्शन 0 बताएगा वहीं पर तो हमको पता चलेगा। तो ये हमको जानकारी में तत्काल में नहीं रहेगा। बाकी कांस्टेंट है उसको के मान लेते हैं। अगर ये कांस्टेंट पता है, लंबाई हम निकाल लिए, तो EMF नहीं निकल जाएगा। तो ये EMF का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर नहीं हो तो बगल में यहां पे लिख लेना, वेयर के कांस्टेंट है और इसका वैल्यू E R0 RH प्लस R0 और ये 1/L यही रहेगा। इसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा जो आपको दिया रहेगा। तो EMF का फॉर्मूला हो गया। बताइए, पोटेंशियोमीटर से सबसे पहला काम जो हमको करना था वो हो गया। किसी भी सेल का EMF हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। तो EMF निकालने का आपका एक फॉर्मूला यहां पर आ गया। ठीक है, तो एक चीज आप सीख गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना क्या है? तो अब हमको निकालना है, कंपैरिजन करना है, दो सेलों के बीच का जो EMF है उसका तुलना करना है। तो फिर से आपके सामने पहली बात तो प्राइमरी सर्किट होना चाहिए, पोटेंशियोमीटर का डिवाइस आपके सामने ये होना चाहिए। अब क्या कीजिए, फिर से इसका नाम आप A और B रख दीजिए। अब आप क्या कीजिए कि यहां से एगो सेल पहले जोड़िए, फिर इसके साथ एक और सेल जोड़िए आप। इसका EMF E1 मान लीजिए, इसका EMF आप E2 मान लीजिए। ठीक है, आप दोनों के साथ जो है ना एक गैल्वेनोमीटर आप जोड़ दीजिए अलग अलग। इसके साथ गैल्वेनोमीटर जोड़िए, साथ में एगो स्विच जोड़ दीजिए इसके साथ, और उसके बाद इसको जॉकी से जोड़ दीजिए। स्विच एगो जोड़ दीजिए और फिर इसको जॉकी से जोड़ दीजिए। पहले क्या करना है कि एगो का स्विच को ऑन कर देना है और दूसरा को ऑफ रखना है, माने कि इसका रास्ता ही तोड़ करके रख देना है। तो मान लो पहला का अगर स्विच को आपने ऑन किया तो इसमें कुछ ना कुछ करंट चलेगा, और वो करंट का वैल्यू क्या होगा वो तो खैर ये गैल्वेनो पोटेंशियोमीटर बताएगा। अब हम इस जॉकी को यानी कि जे को आगे पीछे खिसकाएंगे। कोई ना कोई तो पहला सेल के लिए ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 बताएगा, माने कि इसमें से करंट नहीं जाएगा।
कोई ना कोई तो पॉइंट मिलेगा। तो कोई ना कोई पॉइंट अगर मिलेगा तो स्वाभाविक बात है कि वो लंबाई पर, उस लंबाई को L1 मान लेंगे, उस लंबाई पर इसका ईएमएफ कितना होगा वो निकल जाएगा, ठीक ना। तो हम यहां पर लिखेंगे फॉर फर्स्ट सेल, फॉर फर्स्ट सेल, प्रथम सेल के लिए, सेल के लिए। पहला सेल के लिए अगर ये इक्वेशन लिखोगे ना जो हम लिखना चाहते हैं पहला सेल के लिए, तो आपका यहां से E1 बराबर कांस्टेंट के तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बताए थे आपको। खाली बस लंबाई जो है वो L1 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पहला सेल के लिए निकालोगे तो कोई और लंबाई पे जाके वो बैलेंस होगा, कोई ना कोई लंबाई पे होगा। अच्छा, अब इसका स्विच को अब ऑफ कर दो, इसको ऑन कर दो, यानी दूसरा को अब जो है आगे पीछे करके चेक करो। तो दूसरा को चेक करोगे तो इसका भी ना कोई लंबाई मिलेगा जहां पर इससे ईएमएफ, इससे जाने वाला करंट जो है वो 0 बताएगा। तो 0 अगर बताएगा तो फिर ऐसा ही फॉर्मूला प्रयोग करके दूसरा सेल का भी ईएमएफ निकाल लेंगे, उस लंबाई पर नहीं निकाल लेंगे। तो हम यहां पर करेंगे फॉर सेकेंड सेल, द्वितीय सेल के लिए। तो दूसरा जो सेल है उसके लिए अगर यहां पर हम लिखेंगे तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा E2 बराबर K इंटू L2। इसको समीकरण 1 मान लेना, इसको समीकरण 2 मान लेना। तो आप समझ चुके होंगे क्या हम समझाना चाह रहे हैं आपको। देखो, एक बार पहला ईएमएफ बैटरी वाला जो है ना उसको आगे पीछे खिसका करके बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढ लो, कोई ना कोई तो लंबाई मिल जाएगा ना। तो पहला सेल का ईएमएफ निकाल लो, फिर दूसरा को ऑन करो और दूसरा को भी ढूंढ लो, तो कोई ना कोई लंबाई पर मिल जाएगा, दूसरा का भी ईएमएफ निकाल लो। अब दोनों को भागा दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 1/2, 1/2 से E1 बट्टा E2 बराबर KL1 बट्टा KL2। K और K कटेगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहां से आपका कंपैरिजन हो गया E1 बट्टा E2, L1 बट्टा L2। केवल लंबाई जानकारी में हो गया, उसी से हम इसका EMF का रेशियो निकाल सकते हैं। तो दूसरा जो हम आपको बताए थे इसका प्रयोग, वो दूसरा प्रयोग के लिए भी ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया, और हम उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ चुके हैं बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो एक तो ये प्रयोग है, नहीं ये दूसरा प्रयोग है, पहला तो ईएमएफ निकालना था। अब एक और प्रयोग है और वो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं हम इसका, ठीक ना। आइए देखते हैं इसका आंतरिक प्रतिरोध कैसे यहां से निकाल सकते हैं हम लोग। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। चलिए, अगला और लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट अपना यह है कि कोई भी सेल हो ना, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है आप ज्ञात कर सकते हो। अच्छा, इसमें क्या है कि हमने बनाया नहीं वो डायग्राम, ठीक ना। अभी आपके सामने वो डायग्राम जो है हम बना देते हैं। पहले तो आपको जो है वो प्राथमिक सेल जो है ना वो बनाना पड़ेगा। प्राथमिक सेल जो है ये आपको जो है रखना पड़ेगा। वैसे बराबर जो है एक ही बात को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी ये था, सही है। अच्छा, ये जो पॉइंट था 2 पॉइंट। अच्छा, इसमें अगर आपको कहे कि नहीं इसका तो वैल्यू ई था, इसका आर एच था, सही है, इसमें जो भी करंट आ रहा था वो आई था। इसमें अगर कहे कि किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, तो पहले आप क्या करना, इसका एक सेल जोड़ दो, सेल के साथ फिर से गैल्वेनोमीटर जोड़ो, एक स्विच लगा दो, इसमें एक स्विच लगा दो, तब जाकर के इसको जॉकी से जोड़ दो। इसके साथ साथ इसके पैरेलल एक बाहर से आप प्रतिरोध जोड़ दो, जिस प्रतिरोध का मान आपको पता हो, इसको भी गैल्वेनोमीटर से जोड़ दो, स्विच से जोड़ दो, और इसके बाद इसको इसी जॉकी से जोड़ दो। लेकिन याद रहे इसका रेजिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए, इसका ईएमएफ पता होना चाहिए, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको निकालना है। ठीक है, वैसे ईएमएफ नहीं भी पता है तो चल जाएगा, कोई भारी बात नहीं है, लेकिन इसका इंटरनल निकालना है तो बाहर से जो जोड़े हैं आप रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए।
तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का ज्ञात करना हो तो इसका सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए आपको बाहर का रेजिस्टेंस एगो दिया जाएगा, ठीक है, वो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, देखो फिर से आप वही काम करना, पहला का स्विच ऑन करो बैटरी वाला, आगे पीछे खिसकाओ, कहीं ना कहीं बैलेंसिंग पॉइंट दे देगा, तो हम यहां पर लिख लेंगे फॉर सेल सेल के लिए। तो सेल के लिए अगर हम आपसे ये पूछे कि बैलेंसिंग पॉइंट अगर एल है, मान लो सेल के लिए जहां पर ये बैलेंस किया उसका लंबाई, चलो उसका लंबाई मान लेते हैं L1 है, क्योंकि दूगो है इसमें भी, सेल के लिए L1 मान लेते हैं। तो क्या सेल का ईएमएफ निकल जाएगा, ईएमएफ जो सेल का आता है वो K इंटू L1 मान लेते हैं, और ये जो आपका आएगा इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा अब क्या करते हैं, अब सेल को करते हैं ऑफ, ये जो रजिस्टर है इसका जो स्विच है इसको ऑन करेंगे। अब इसको भी आगे पीछे खिसकाओगे तो कहीं ना कहीं तो वो बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाएगा जिस पर इसके गैल्वेनोमीटर में भी डिफ्लेक्शन 0 बताएगा, इसका डिफ्लेक्शन 0 बताएगा, इसका मतलब इससे करंट नहीं जाएगा। तो हम ढूंढेंगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और जहां पर मिलेगा उसका लंबाई मान लेते L2। तो हम फिर से अब क्या करेंगे, ये जो रजिस्टर है इसका टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे, क्योंकि सेल था तो उसका ईएमएफ आया, तो यही ईएमएफ का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज के रूप में। तो हम यहां पर अगर लिखें फॉर रेजिस्टेंस प्रतिरोध के लिए, अगर हम ये बात लिखेंगे तो यही जो फॉर्मूला है यहां पर भी आ जाएगा, और ये के रहेगा खाली, बस यहाँ पे L2 इसका जो भी लंबाई होगा जिस पर ये बैलेंस होगा वो लंबाई यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब अगर हम आपसे ये बोले, चूंकि हम अगर ये पूरे सर्किट में इसको इग्नोर करें थोड़ा देर के लिए, केवल हम इसकी बात करें, ये जो है ना नहीं हो तो हम यहाँ पर इसका नाम भी अगर चाहे तो लिख सकते हैं, खैर नाम भी क्या लिखे, चलो पॉइंट बना लेते हैं, बी ए है ही है, इसको बी बोल दो, इसको यहाँ पर जो है ना सी बोल दो, यहाँ पे आप कुछ और नाम दो, इसका नाम सी डाल दो, इधर जो है इसका नाम कुछ डाल दो, डी डाल दो, इसका नाम जे डाल दो। तो ऐसा करते हैं हम, जो ए सी डी हम वैसे सिंबॉलिक तौर पे लिख रहे हैं, फ्रॉम ए सी डी सर्किट, ये जो परिपथ है केवल इसकी बात करते, ऊपर वाला को छोड़ देते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि इस सेल की वजह से कुछ ना कुछ इसमें करंट जो है वो इंड्यूस होगा, कुछ ना कुछ निकलेगा, ठीक है ना, कुछ करंट निकलेगा। मान लो इसमें से करंट इसके वजह से निकला आई डैश, लेट अस सपोज आई डैश कुछ आया करंट मान लेते हैं, तो केवल इस सर्किट की बात करें, ऊपर वाला को भूल जाओ। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर ध्यान हो, एक रजिस्टर आप लगा दो, एक सेल अगर आप लगा दो, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ई है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने आपको बताया था शुरुआती दौर में, जब सेल पढ़ा रहे थे उसी समय आपको हमने बताया था, और वो फॉर्मूला था ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज, इसके बीच का टर्मिनल वोल्टेज और बट्टा इससे पास होने वाला करंट। करंट को तो आई डैश हम मान रखें। अच्छा करंट का वैल्यू अगर हमको निकालना हो, यहां से अगर मान लो आई डैश का मान अगर हमको निकालना हो इस रेजिस्टेंस के थ्रू, मान लो इस रेजिस्टेंस के थ्रू निकालना हो, तो वैसे भी आप एक बात जानते हो, इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो भी है, भी बराबर आई डैश इंटू आर, आई डैश बराबर अगर निकालोगे तो भी बट्टा आर नहीं हो जाएगा, इसका जो है वो आ जाएगा क्या चीज, आई डैश बराबर अगर निकालोगे आप तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, भी बट्टा आर, ये आ जाएगा फॉर्मूला। तो हम आई डैश के जगह पे भी बट्टा आर डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, आपका काम हो जाएगा बहुत आसान। तो देखो ये वाला फॉर्मूला हम आपको पहले बता रखे हैं, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वैल्यू अगर रखेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। पहला का वैल्यू क्या था, K इंटू L1, दूसरा का वैल्यू K इंटू L2। अच्छा आई डैश के जगह पे आप भी बट्टा आर लिख सकते हो, अभी जस्ट आपको दिखाए हैं, ये आर उछल के जाएगा ऊपर और भी का वैल्यू फिर यहां से उठा के रख दो आप,
तो यहां से उठा करके रख दोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस में से तो पहली बात के कॉमन होगा, कि L1 माइनस L2 इसे रहेगा, और भी के जगह पे आप रखोगे K इंटू L2, ये तो रेजिस्टेंस चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो K और K तो कांस्टेंट कटेगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर L1 माइनस L2 ये आएगा। अब बट्टा इसका जो आएगा वो L2 आएगा, ये रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। आप गौर कीजिए, लंबाई केवल आपको निकालना है आगे पीछे खिसका करके। एगो रेजिस्टेंस है R, जिसका जानकारी हम बोले थे कि आपको पहले से होगा, ठीक है। तो इतना भर से केवल आप देख लो, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है बात। तो इसका जो है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा वीडियो जो है आज का थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन इसको पूरा ध्यान रखना है, ठीक ना। जो भी बातें आपको हमने बताया है, ये पूरा बात को आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जितना बात आपको हमने बताया है, एक एक करके विस्तार पूर्वक हमने कहा था कि आपको ये समझना है, एकदम इसी तरह आप समझ लो। तो ये आपके नोट्स में भी होना चाहिए। और हमें उम्मीद है पोटेंशियोमीटर डिवाइस से 3 क्वांटिटी, जैसे कि हम बोले थे क्या चीज़, EMF सेल का, फिर EMF का कंपैरिजन, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, 3 क्वांटिटी हम लोग निकालते हैं। और तीनों को निकालने का क्या तरकीब है, वो तरकीब आपको बता दिए, फॉर्मूला सामने आपके सामने रख दिए, ठीक है। तो ये रहा आपका थ्योरेटिकल पार्ट किसका, पोटेंशियोमीटर का। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल तो इस पर कई बन सकते हैं, लेकिन एक न्यूमेरिकल आपको दिखाते हैं जो NCERT का है। फिर आने वाला समय में वीडियो में जो हम वीडियोज आगे बनाएंगे आपके लिए, उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स का जिक्र करेंगे। आपको परेशान होना नहीं है, हम न्यूमेरिकल्स छोड़ेंगे नहीं, करवाएंगे जो आपके बोर्ड के लेवल का होगा, ठीक है। ऐसे तो पहले ही बोल रखे हम कि कोई कंपिटिटिव एग्जाम का जो है हम अभी न्यूमेरिकल नहीं करवाएंगे, लेकिन आपका जो बोर्ड का लेवल का जो एग्जाम का जो बोर्ड लेवल का जो न्यूमेरिकल्स होता है, वो न्यूमेरिकल्स भी कभी कभार किसी किसी कंपिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस लेवल का भी अगर आप स्ट्रांग रखोगे, आपका बेस बहुत बढ़िया रहेगा। और बेस अगर बढ़िया रहेगा तो बिल्डिंग भी एकदम बढ़िया खड़ा होगा, ठीक है। आइए हम लोग इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा ये टॉपिक है, इसी पर आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका NCERT का है, हिंदी मीडियम, आप इसको देख लेना, आपको ये NCERT के किताब में मिल जाएगा। अगर नया वाला NCERT होगा तो नहीं मिलेगा, नया वाला NCERT से ये क्वेश्चन को गायब कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर पुराना वाला NCERT आपके पास होगा तो देखिएगा, उसमें आपको ये निश्चित तौर पे मिल जाएगा। तो ये डिवाइस कहता क्या है, ये क्वेश्चन कहता क्या है, ये आप समझ लो पहले, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन कहता है कि आप अपना जो डायग्राम है, ये डायग्राम को देखिए। इसमें पोटेंशियोमीटर का ये पहला सर्किट है, इसमें एक सेल लगा हुआ है, एक बाहर से रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सेल का EMF जो है वो इतना दे रखा है 1.5 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो R है, और यही इंटरनल रेजिस्टेंस बोला है निकालने के लिए। अगर इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है इतना, तो स्वाभाविक बात है इसको ये पॉइंट बताना पड़ेगा कि कितना कितना पर ये दोनों बैलेंस हुआ है, L1 कितना, L2 कितना, इसको देना पड़ेगा, तभी ना निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकलेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा है, इस फॉर्मूला को गौर करो। आपको केवल R दे दे इससे काम नहीं चलेगा, इसको इंटरनल लंबाई इसको देना पड़ेगा कि कितना कितना लंबाई पर ये बैलेंस हुआ है, ठीक है। इसको जो है EMF देने का कोई जरूरत नहीं है, केवल लंबाई दे दे उससे हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन में बोला है द फिगर शोज अ 2.0 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए 1.5 वोल्ट सेल। एक 1.5 वोल्ट के सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। इसके लिए पोटेंशियोमीटर 2 वोल्ट वाला इस्तेमाल में लाया जाता है। कहता यह है द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल। सेल को जब आप आगे पीछे, सेल वाला जॉकी को आगे पीछे खिसकाते हो, तो इसका जो बैलेंस पॉइंट होता है, यानी कि सेल वाला जो था उसका बैलेंस पॉइंट जो है, उसमें हम लंबाई माने थे L1। इसका बैलेंस पॉइंट जो है वो 76.3 सेंटीमीटर है। ये बोला है, जो बोला निकाल दिए। व्हेन रजिस्टर ऑफ 9.5 ओम, इस प्रतिरोध को यूज्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल
द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 64.8 सेंटीमीटर। माने अगर आप रजिस्टर को आगे पीछे खिसकाते हो तो इसका बैलेंसिंग पॉइंट यानी L2 जो है ये 64.8 सेंटीमीटर पर खिसक जाता है। ई रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है आपको दे रखा है कितना, 9.5 ओम, 9.5 ओम। तो कह रहा है कि बताइए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। इतना खतरनाक क्वेश्चन बड़ा एकदम बना करके दे दिया है, जबकि बनाने के लिए हम लोगों को ज्यादा झंझट का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, केवल इसको डाटा पर रख देना है, पुट कर देना है, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रश्न आपके लिए हम अभी छोड़ते हैं और हम चाहते हैं जो लोग आखिरी तक इस वीडियो को देखे होंगे निश्चित तौर पर इसका जवाब देंगे। इसको आपको करना क्या है, ई वाला फार्मूला पर बैठा देना है, L1 L2 इसका वैल्यू रख देना है, R का वैल्यू रख देना है, और आपको इसका जो है आंसर इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो उसका केवल वैल्यू जो भी आवे, 1 आवे, 2 आवे, 3 आवे, 1.5 कुछ भी आवे, जो भी आवे उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। ठीक है, इतना जिम्मेवारी आपका है, इतना काम आपको हमने दिया है आज का जो अपना लेक्चर है इस लेक्चर के माध्यम से। तो अभी का जो वीडियो लेक्चर है इसको हम यहीं पर रोकते हैं, इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का सारा बात आपको समझ में आया होगा। पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, इसको बहुत बढ़िया से आप कवर कीजिएगा। निश्चित तौर पे इससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन होगा आपसे बन जाएगा और बोर्ड में कभी भी आप इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो अगले क्लास में फिर से हम मिलेंगे और अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो बचा हुआ भाग है उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपसे फिर मिलते हैं।